हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। चाय पीते हुए आदित्य मुस्कुराते हुए बोला, माना, सच सच बताना, मुझे कितना मिस किया। वैसे मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। मैं वहाँ रोज तुम्हें मिस करता था। तुम्हारे बिना बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। मनाल ने चुपचाप अपनी निगाहें आदित्य की ओर उठाईं और मन ही मन सोचा, कितना झूठ बोलता है ये आदमी। सिर्फ एक ही दिन फोन किया था, बाकी दिन तो मुझे याद तक नहीं किया। अगर इतनी याद आ रही थी तो एक कॉल भी नहीं किया। उसके मन की बातें जैसे आदित्य ने पढ़ ली हों, वो मुस्कुराते हुए बोला, ये बात गलत है। किसी को अपनी आंखों से ऐसे डरा कर नहीं देखना चाहिए। मनाल समझ गई थी कि वह यूं पीछा नहीं छोड़ने वाला। चाय खत्म करके वह उठ खड़ी हुई। मैं नहा कर आती हूँ, काफी देर हो गई है। नीचे सब लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। कहते हुए वो टॉवल उठाकर बाथरूम की ओर चली गई। जब वो नहाकर बाहर आई तो देखा आदित्य कमरे में नहीं था। उसने राहत की सांस ली। वह तैयार होकर नीचे चली आई। नीचे डाइनिंग टेबल पर आदित्य पूरे परिवार के बीच बैठा था। हाथ में गिफ्ट्स थे जो वो सबको दे रहा था। अधिराज के दोनों बच्चे उससे लिपटे खड़े थे, चाचू चाचू कहते हुए उनसे गिफ्ट खुलवा रहे थे। मनाल एक कोने में खड़ी बस देख रही थी। कम से कम नहा धोकर तो आना चाहिए था, सीधा उठकर चला आया। उसके मन में खींच उठी। उसे अब आदित्य की हर आदत से चिढ़ सी होने लगी थी। ब्रेकफास्ट के बाद आदित्य फिर कमरे में लौट आया और ऑफिस जाने की तैयारी करने लगा। मैं तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट लाया हूँ, ब्लू बैग में रखा है। तुम खोलकर देख लेना, शायद तुम्हें पसंद आए। और हाँ, पहन कर दिखाना जरूर। वह अलमारी खंगालते हुए बोला, माना, जरा देखना तो, मेरी ब्लैक शर्ट नहीं मिल रही। मनाल मना नहीं कर सकती थी। वह उसकी शर्ट ढूंढने अलमारी की ओर बढ़ी। तभी आदित्य पीछे से आया, उसकी कमर में अपनी बाहें डालीं और ठोड़ी उसके कंधे पर रख दी। उसका गाल मनाल के गाल से टच हो रहा था। मनाल घबराकर इधर-उधर देखने लगी। अरे बीवी, इधर-उधर क्या देख रही हो? शर्ट ढूंढो ना मेरी, मुझे देर हो रही है। शर्ट सामने ही रखी थी। मनाल ने उसे जल्दी से निकाल कर दे दी। छोड़िए ना मुझे, आप ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगे, तैयार हो जाइए। तो मत जाऊं, अगर तुम कहो तो आज घर ही रहूं। वह उसके गाल पर हल्का सा किस करते हुए बोला। मनाल ने गुस्से से आंखें बंद कर लीं, फिर नरम आवाज में बोली, नहीं, आपको ऑफिस जाना चाहिए। मुझे भी ऑफिस जाना है, बहुत जरूरी काम है। शाम को मिलते हैं ना। आदित्य को उसके डर और झिझक का अंदाजा था, मगर वह केवल उसका मजा ले रहा था। अरे बीवी, अगर तुम कहो तो आज दोनों ऑफिस से छुट्टी ले लेते हैं, एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताते हैं। हाँ, मनाल ने झूठ बोला, मैं आज छुट्टी ले लेती, मगर मुझे पहले से जरूरी मीटिंग्स थीं। मुझे नहीं पता था कि आप आज आने वाले हैं। कोई बात नहीं, तुम बस शाम को जल्दी आ जाना। और हाँ, ब्लू बैग में एक नाइट ड्रेस है तुम्हारे लिए, रात को पहनकर दिखाना, देखते हैं कैसी लगती हो। आदित्य की बात सुनकर मनाल का मूड और बिगड़ गया। उसके चेहरे पर गुस्से की लहर थी, मगर उसने खुद को संयत रखा। वह समझ गई थी आदित्य आज उसके साथ कुछ और सोच कर आया है। आदित्य ऑफिस चला गया। मनाल भी अपने दफ्तर पहुंची, मगर उसका ध्यान काम में नहीं लग रहा था। वह लगातार रात के बारे में सोच रही थी। आज रात वो क्या करेगा? उसका मन बेचैन था। उसे आज आदित्य के इरादे साफ नजर आ रहे थे, और वह जानती थी यही तो वह रात थी जिसके लिए ये शादी हुई थी। वह उससे बचना चाहती थी। मनाल के मन में एक और बात चल रही थी, नानी की वसीयत। वकील ने उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स और अकाउंट डिटेल्स दिए थे। कहा था कि वह उस पैसे को अपनी इच्छा से खर्च कर सकती है। मनाल के पास सब कुछ था, मगर उसे पैसे नहीं, जवाब चाहिए थे। क्या वाकई ये वसीयत हमें एक दूसरे से जोड़े रखने के लिए बनाई गई थी? उसे ये भी बताया गया था कि इस वसीयत की शर्तों के अनुसार वह और आदित्य तलाक नहीं ले सकते। वह चाहती थी आदित्य से इस बारे में खुलकर बात करना, मगर बात करे कैसे? आदित्य जब भी उसके पास होता, बात को छेड़ने ही नहीं देता। हर बार उसके व्यवहार में शरारत, फ्लर्टिंग और हंसी मजाक होता। रात होने लगी। खाना खाने के बाद आदित्य अपने कमरे में चला गया। मनाल जानबूझकर नीचे नैना और अनीता जी के साथ बैठी रही। अंदर मन में सोच रही थी, अगर मैं यहीं देर तक बैठी रही तो आदित्य थक कर सो जाएगा। वह उम्मीद लगा बैठी थी कि शायद आज रात बच जाऊं, मगर जैसा हम सोचते हैं वैसा होता कहाँ है।
कुछ देर बाद आदित्य खुद सीढ़ियों तक चला आया और नीचे खड़े होकर बोला, मनाल, मेरी एक फाइल नहीं मिल रही है। ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले मैंने कमरे में रखी थी, आकर देखोगी जरा। मनाल ने माथा पकड़ लिया। इस आदमी को चैन है भी या नहीं? क्या ये फाइल का बहाना है या कोई और इरादा? नैना हंसते हुए बोली, भैया आपको बुला रहे हैं, आपके बिना उनका मन नहीं लगता। अनीता जी ने कहा, जाओ बेटा जाओ, काम खत्म हो गया है तो अब जाकर देख लो फाइल क्या चाहिए। नैना, तुम भी अपने कमरे में जाओ। अब मनाल के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। मन मारकर वो सीढ़ियां चढ़ने लगी। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। आदित्य को देखकर मनाल ने मन ही मन सिर पीट लिया। इस आदमी को जरा भी चैन नहीं, जहाँ देखो मुझे बुलाने का बहाना ढूंढता है। आखिर आती तो मैं कमरे में ही, रात भर क्या लॉबी में ही रहने वाली थी। वो खड़ी सोच रही थी कि तभी नैना हंसते हुए बोली, भाई आपको बुला रहे हैं, आपके बिना उनका मन नहीं लगता। बेचारे कितने दिन बाद ऑस्ट्रेलिया से लौटे हैं, अब आपको याद तो करेंगे ही। अनीता जी ने भी मुस्कुराते हुए कहा, जाओ बेटा जाकर देख लो। आदित्य को जो फाइल चाहिए जरा उसे ढूंढ कर दे दो। नैना, तुम भी अब अपने कमरे में जाओ। आखिरकार मन मार कर मनाल को जाना ही पड़ा। जैसे ही मनाल कमरे में दाखिल हुई, आदित्य जो बिस्तर की टेक लगाए बैठा था बोल पड़ा, अरे माना, तुमने नीचे कितनी देर लगा दी? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। खाना खाए हुए भी काफी देर हो गई है, तुम्हें जल्दी आ जाना चाहिए था। अब मुझे फाइल का बहाना बनाकर बुलाना पड़ा। मनाल ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, वो नीचे माम को थोड़ी मदद कर रही थी, इसलिए देर हो गई। वो साफ साफ तो नहीं कह सकती थी कि वो जानबूझकर आदित्य के सोने का इंतजार कर रही थी। उसकी सारी स्कीम फेल हो चुकी थी। छोड़ो इन सब बातों को। देखो ना, तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट्स लाया हूँ, जरा देखो तो तुम्हें कैसे लगे। मैंने तुम्हारी पसंद का ध्यान रखकर ही खरीदे हैं। आदित्य उत्साहित होकर कह रहा था, लेकिन जैसे ही गिफ्ट शब्द कानों में पड़ा, मनाल को नाइट ड्रेस की याद आ गई। उसके माथे पर पसीना आ गया। हे भगवान, अब तो मुझे पहननी ही पड़ेगी। उसने सोचते हुए माथा पकड़ लिया। उसे अच्छी तरह पता था कि जब तक वो ड्रेस नहीं पहनेगी, आदित्य पीछा नहीं छोड़ेगा। अभी वो सोच ही रही थी कि आदित्य बोला, अच्छा अपना हाथ दिखाओ। मनाल ने हैरान होकर अपना हाथ आगे कर दिया। अब ये क्या करने वाला है? कभी नाइट ड्रेस, अब मेरा हाथ। ये आदमी हर दिन नया ड्रामा करता है। वो सोच ही रही थी कि आदित्य ने धीरे से एक खूबसूरत डायमंड रिंग उसके हाथ में पहना दी। उसका हाथ पकड़कर उसे चूम लिया। मनाल थोड़ी सकपका गई, फिर बोली, बहुत खूबसूरत है, मगर इसकी क्या जरूरत थी? मेरे पास पहले से ही काफी ज्वेलरी है। आदित्य मुस्कुराया, खूबसूरत तो है, मगर तुमसे ज्यादा नहीं। और तुमने ये नहीं पूछा कि मैंने आज ये अंगूठी क्यों दी? मनाल ने ठंडी सांस लेते हुए पूछा, क्यों, किस लिए दी ये अंगूठी? आदित्य ने शरारत से जवाब दिया, मुंह दिखाई दे रहा हूँ तुम्हें? उस दिन तो तुम सो गई थी जब मैं फोन पर बात करके आया था। तुम सो रही थी और बहुत प्यारी लग रही थी। मुझे जगाने का मन नहीं किया, सोचा आज ही दे दूं, क्योंकि रात को तो मैं सब भूल ही जाऊंगा। उसकी आंखों में मानो प्यार की खुमारी थी। डैश। आदित्य की आंखें मानो कुछ और ही कह रही थीं। वो इस रिश्ते को सिर्फ जिस्म नहीं, दिल की गहराई से जीना चाहता था। वो जानता था कि मनाल अभी तक उसे समझ नहीं पाई है। अरे माना, क्या सोच रही हो? तुम्हें ये रिंग पसंद नहीं आई क्या? आदित्य ने धीरे से कहा, अगर नहीं पसंद तो मैं दूसरी ला दूंगा। आओ मेरे पास बैठो। उसने मनाल को पास खींच लिया। मनाल की धड़कनें तेज हो गईं। तुम कुछ कहना चाहती हो तो कहो, मुझसे मत छुपाओ। वो हकलाते हुए बोली, असल में मैं टाइम चाहती हूँ। आदित्य ने गंभीरता से पूछा, किस बात के लिए? वो नजरें झुकाकर बोली, मैं इस रिश्ते को आगे बढ़ाने से पहले थोड़ा वक्त चाहती हूँ, अगर आपको एतराज न हो तो। वो ये सोचते हुए कांप रही थी कि आदित्य जिस वजह से मुझसे शादी की, अब मैं वही चीज रोक रही हूँ। क्या वो ये बात मानेगा? डैश। आदित्य ने चुपचाप उसकी बात सुनी। कुछ देर बाद बोला, ठीक है, मगर मेरी एक शर्त है, मंजूर हो तो सुनो। मनाल ने बिना सोचे ही कहा, ठीक है तो सुनो। इस रिश्ते को हम तब तक आगे नहीं बढ़ाएंगे जब तक तुम न चाहो, मगर तुम मेरे साथ ही रहोगी, मेरे ही कमरे में, मेरे ही बेड पर। मैं जब चाहूँ तुम्हें बाहों में ले सकूं, तुम्हें प्यार कर सकूं, बिना टोके। मनाल ने सिर थाम लिया। हे भगवान, मुझे तो उसकी बात पूरी सुनकर हाँ कहना चाहिए था। वो अब पछता रही थी कि जल्दबाजी में ठीक कह क्यों दिया। डैश। आदित्य ने फिर पूछा, तुम्हें कितना टाइम चाहिए?
आज ही बता दो। मनाल सोचने लगी कि क्या कहे। वो 2 हफ्ते कहना चाहती थी। एक एक नहीं 2। वो बोल ही रही थी कि आदित्य ने बीच में ही कहा, ठीक है 2 महीने, कोई बात नहीं, ये भी गुजर जाएंगे। मनाल हैरान रह गई। मैं तो सिर्फ 2 हफ्ते कहना चाहती थी, पर उसने खुद ही 2 महीने दे दिए। डैश। आदित्य जानता था मनाल अभी उससे नफरत करती है। शायद वो सिर्फ अपने पापा के लिए इस रिश्ते में आई है, मगर वो हर हाल में उसका दिल जीतना चाहता था। वो चाहता था कि मनाल जाने उसका प्यार सच्चा है। डैश। मनाल ने झिझकते हुए पूछा, मेरे मन में एक बात थी, मैं आपसे पूछ सकती हूँ? पूछो, जो भी पूछना है पूछो। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, उस दिन वकील साहब ने जो वसीयत पर साइन करवाए थे, पापा ने मुझे नानी की वसीयत के बारे में कुछ बताया था, मगर उनकी बात मुझे समझ नहीं आई। डैश। आखिर उस वसीयत में ऐसा क्या था जो हमारी शादी के बाद बताना जरूरी समझा गया? हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। मेरे मन में एक बात है, मैं आपसे कुछ पूछूं? मैं कई दिनों से पूछना चाह रही थी। मनाल ने झिझकते हुए आदित्य की तरफ देखा। पूछो ना, क्या पूछना है? तुम्हारे मन में जो भी सवाल है सब मुझसे पूछ सकती हो। सवाल पूछने के लिए तुम्हें मुझसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, उस दिन वकील साहब ने जो नानी जी की वसीयत पर मेरे साइन करवाए थे, वसीयत के बारे में पापा ने मुझे कुछ बताया था, लेकिन उनकी बात मुझे ठीक से समझ नहीं आई। मैं उसी बारे में जानना चाहती थी। वसीयत को लेकर मेरे मन में बहुत सवाल हैं। मनाल ने संकोच में कहा, मेरे ख्याल से उस दिन डैड ने तुम्हें सब कुछ बता तो दिया था, कुछ रही नहीं गया था बताने को। ये सीधी सी बात है, वो मेरी नानी की प्रॉपर्टी है। क्योंकि मेरी मम्मी उनकी इकलौती संतान थी, तो उनके बाद उनकी सारी संपत्ति मेरी हुई। अब शादी के बाद उस प्रॉपर्टी के हम दोनों मालिक हैं, मगर न तुम उसे बेच सकती हो न मैं। हम दोनों उसे सिर्फ अपने बच्चों को दे सकते हैं, वो भी तब जब वो 18 साल के हो जाएंगे। अगर उससे पहले हमारा तलाक हो गया तो वो प्रॉपर्टी सीधे बनारस के एक आश्रम को चली जाएगी। फिर न वो मुझे मिलेगी न तुम्हें। हाँ, उस प्रॉपर्टी से जो आमदनी होगी वो हम दोनों को आधी आधी मिलेगी, जिसका हिसाब हमें किसी को नहीं देना। तुम चाहो तो उस पैसे को अपनी मर्जी से खर्च कर सकती हो। आदित्य ने विस्तार से समझाते हुए कहा, यही बताया था ना तुम्हें डैड ने? हाँ, यही बताया था, मनाल ने हल्के स्वर में कहा। तो फिर इसमें कंफ्यूजन क्या है? ये तो एकदम सीधी बात है। क्या तुम्हें इसमें कुछ उलझन लगती है? आपको ये सब बातें पहले से पता थी ना? वसीयत की जो शर्तें हैं, मैं उसी के बारे में बात कर रही हूँ। मनाल ने उसे देखते हुए पूछा। हाँ बिल्कुल, ये बात तो मुझे बचपन से ही पता है। नानी माँ की वसीयत के बारे में सबको पता है। जब से होश संभाला है तब से जानता हूँ कि मुझे नानी माँ की प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, बल्कि मेरे बच्चों को मिलेगी, तब जब मेरी शादी कायम रहेगी। आदित्य ने बिल्कुल सहज होकर जवाब दिया। इस वसीयत के बारे में जानते हुए भी आपने मुझसे शादी की? मनाल की आंखें हैरानी से फैल गईं। इस वसीयत का हमारी शादी से क्या लेना देना? शादी अपनी जगह है, वसीयत अपनी जगह। जिस लड़की से मैं शादी करूंगा उसे इस प्रॉपर्टी पर अधिकार मिलेगा। अगर उसे तलाक दे दूं तो मेरा हक भी चला जाएगा। सीधी सी बात है। आदित्य ने नजरें टिकाकर कहा, आपने मुझसे एक डील के तहत शादी की है। जब वो डील पूरी हो जाएगी तो शायद आप मुझसे तलाक लेना चाहेंगे। तो क्या आप चाहेंगे कि आपकी प्रॉपर्टी ऐसे ही चली जाए, आप उस प्रॉपर्टी के मालिक ना रहें? मनाल ने थोड़ा रूखे स्वर में कहा, क्यों, क्या डील हुई थी हमारी? तलाक की तो कभी बात ही नहीं हुई, हमारी तो बस शादी की बात हुई थी। आदित्य ने शांत लहजे में कहा, आपको नहीं पता आपने किस डील के तहत मुझसे शादी की है? हाँ, ये बात सही है कि तलाक को लेकर सीधा कुछ नहीं कहा गया था, मगर वो डील सबको पता है। पता तो मुझे है, फिर भी तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। हाँ बताओ तो सही एक बार, अब ये तलाक की बात बीच में कहाँ से आ गई? आदित्य ने गहराई से उसकी आंखों में देखा। मनाल के लिए ये बात बोलना बेहद मुश्किल था, फिर भी उसने साहस कर कहा, यही कि आप मेरी हेल्प करेंगे और उसके बदले में आप मेरे साथ एक या एक से ज्यादा रातें बिताएंगे। ये कहते हुए उसकी आंखें भर आईं, जिन्हें उसने बड़ी कोशिश से छिपाने की कोशिश की, मगर आदित्य की नजरों से कुछ नहीं छुपा। उसने हल्के से कहा, हाँ, तो मैंने ये कब कहा था कि मैं तुमसे तलाक लेना चाहूंगा? मैंने तो तुमसे सिर्फ शादी की बात की थी। नानी की वसीयत से उसका कोई वास्ता नहीं है। जब हमारे बच्चे होंगे और वो 18 के हो जाएंगे
तो हम उन्हें प्रॉपर्टी दे देंगे। इसमें और क्या है, मेरा मतलब है, मनाल हकलाने लगी। हाँ हाँ बोलो, आदित्य ने उसे प्रोत्साहित किया। जब मैं आपको अच्छी लगना बंद हो जाऊंगी, जब आपका मन मुझसे भर जाएगा, तब आप मुझसे तलाक तो लेंगे ही। और अगर आपने तलाक लिया तो वो सारी प्रॉपर्टी चली जाएगी। जिस वजह से आपने मुझसे शादी की, उस वजह से तो आप पूरी उम्र मेरे साथ नहीं बिताना चाहेंगे। एक दिन तलाक तय है। उसका गला भर आया था। आदित्य मुस्कुराया। तो बात ये है, अरे मैंने इतना लंबा तो सोचा ही नहीं था, लेकिन इसका इलाज भी है मेरे पास। मनाल ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। देखो, एक बार में कुछ नहीं होगा तो दूसरी बार में नहीं तो तीसरी बार, मतलब हम दोनों कोशिश तो करेंगे ना। देखेंगे कितनी मेहनत लगती है हमें बेबी के लिए। फिर 9 महीने, फिर वो 18 साल का होगा। फिर हम अपनी खुशी से वो प्रॉपर्टी उसके नाम कर देंगे। असल में करनी नहीं पड़ेगी, वो खुद ब खुद उसकी हो जाएगी। तलाक तो हम उसके बाद भी ले सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि हमारा बच्चा ही हमें तलाक ना लेने दे। हम तो उसके खिलाफ जा भी नहीं पाएंगे ना, हर बात तो उसकी माननी पड़ेगी। ये कहते हुए आदित्य ने एकदम संजीदा चेहरा बना लिया। मगर इसमें देरी का कारण तो तुम हो, तुम्हारी वजह से ही सब रुक रहा है, उसने हंसते हुए कहा। मैं? वो कैसे? मनाल ने चौंक कर पूछा। देखो ना, जो 9 महीने से पहले की मेहनत है वो तुम नहीं करने दे रही हो। अगर तुम चाहो तो वो 9 महीने जल्दी आ सकते हैं। अब आदित्य के चेहरे पर शरारत छलकने लगी थी। मनाल उसकी तरफ ऐसे देखने लगी जैसे कोई बच्चा गणित का सवाल पहली बार पढ़ रहा हो। अब हर बात तो साफ साफ कहनी नहीं चाहिए, थोड़ा इंसान खुद भी तो समझे। आदित्य मन में सोच रहा था। कोई बात नहीं, समझी तुम? उसने पूछा। नहीं, मनाल ने सिर हिला दिया। अरे वही जो तुमने कहा कि तुम्हें 2 महीने का टाइम चाहिए। अगर वो 2 महीने तुम नहीं लेती तो ये 9 महीने जल्दी आ सकते थे। फिर हमारा बच्चा 18 साल का होता और फिर हम प्रॉपर्टी उसके नाम कर देते। देखो, मैं तो तैयार हूँ, मगर तुम ही मुझे पास नहीं आने दे रही हो। अब जाकर मनाल को आदित्य का मतलब समझ में आया। हे भगवान, उसने मन ही मन कहा और गुस्से से उठ खड़ी हुई। मैं आपसे कुछ और पूछ रही हूँ और आप हर बार बात घुमा देते हैं। क्या आप किसी सवाल का सीधा जवाब नहीं दे सकते? वो झुंझला कर बोली। मैंने तो सिर्फ सच ही कहा है, अब इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है? आदित्य ने शांत भाव से कहा। मनाल बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चली गई। उसके जाने के बाद आदित्य चुपचाप मुस्कुराया। तुम ही मेरी बीवी बनी हो और मेरे बच्चों की माँ भी तुम ही बनोगी। हम 18 साल क्या, पूरी जिंदगी साथ बिताएंगे। मैं तुम्हें अपने प्यार का एहसास करा के ही रहूंगा। तुम सोच भी नहीं सकती माना, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मुझे अपनी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे साथ ही बितानी है, चाहे वो प्यार में हो या लड़ाई में। राधे राधे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। मनाल तौलिया उठाकर बाथरूम में नहाने चली गई। इधर आदित्य एकटक दीवार को देखते हुए सोचने लगा, तुम ही मेरी पत्नी बनी हो, मेरे बच्चों की माँ भी तुम ही बनना है। हम जिंदगी के सिर्फ 18 साल नहीं, पूरी जिंदगी एक साथ बिताएंगे। मुझे अपना प्यार जताना आता नहीं, लेकिन तुम्हें महसूस जरूर कराऊंगा। तुम सोच भी नहीं सकती मनाल, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मुझे अपनी पूरी जिंदगी तुमसे ही लड़ते झगड़ते गुजारनी है। थोड़ी देर बाद मनाल नहाकर बाहर आई। उसने लोअर और टी-शर्ट पहन रखी थी। वो देखती है कि आदित्य किसी से फोन पर बात कर रहा है। फोन काटते ही आदित्य मुस्कुराते हुए बोला, चलो तैयार हो जाओ बीवी। मगर कहाँ, वो भी इस वक्त? अब तो रात भी काफी हो चुकी है। मनाल ने हैरानी से पूछा। सरप्राइज है, आदित्य ने आंखें चमकाकर कहा। और सरप्राइज पहले से नहीं बताए जाते। गैस करो कहाँ चल रहे हैं? वो मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ता है और गाड़ी तक ले जाता है। बताइए तो सही, हम कहाँ जा रहे हैं, वो भी इन कपड़ों में? आप इतना सस्पेंस क्यों क्रिएट कर रहे हैं? मुझे तो घबराहट हो रही है, आप कुछ बताते क्यों नहीं? मनाल लगातार सवाल करती रही, मगर आदित्य चुपचाप गाड़ी स्टार्ट कर देता है। रास्ते भर मनाल बाहर देखती रही, अंदाजा लगाने की कोशिश करती रही। ये रास्ता तो हॉस्पिटल की तरफ जाता है। क्या हम हॉस्पिटल जा रहे हैं? पापा ठीक तो है ना? उसकी आवाज में चिंता झलक रही थी। गाड़ी हॉस्पिटल के सामने जाकर रुकती है। आदित्य मुस्कुराते हुए कहता है, चलो उतरो बीवी, जहाँ पहुँचना था वहाँ आ गए हैं। यहाँ? पापा यहाँ एडमिट हैं, सब ठीक तो है ना? मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है। मनाल जल्दी से उतरती है।
आदित्य आगे आगे चलने लगता है और मनाल उसके पीछे दौड़ती है। आप धीरे नहीं चल सकते क्या? मैं तो पीछे ही रह जाती हूँ, मुझे आपके पीछे भागना पड़ रहा है। जैसे ही वे कमरे में पहुँचते हैं, मनाल देखती है कि उसके पापा बैठकर मुस्कुरा रहे हैं और उसकी माँ उन्हें दवाई दे रही हैं। आदित्य आगे बढ़कर महेश जी को गले लगाता है। पापा, कैसे हैं आप? आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आदित्य ने भावुकता से पूछा। मनाल अपने पापा को इस हालत में ठीक ठाक देखकर बेहद खुश हो गई, मगर जब उसने आदित्य को अपने पापा से लिपटते हुए पापा कहते सुना तो उसके अंदर जैसे कोई चिंगारी सी सुलग उठी। ये मेरे पापा हैं, ये क्यों गले लग रहा है मेरे पापा को? उसे क्या हक है मेरे पापा को पापा कहने का? वो मन ही मन कुड़क रही थी। मनाल दौड़ती हुई पापा के पास पहुंची और उन्हें कसकर गले से लगा लिया। उसकी आंखों से खुशी और दुख के मिले जुले आंसू बहने लगे। पापा, आप कैसे हैं? अब कैसा लग रहा है? आप होश में कब आए थे? उसकी आवाज कांप रही थी। महेश जी उसे सीने से लगाते हुए बोले, अब क्यों रो रही वो बच्चा? मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। तुझे कैसे लग रहा है कि तेरा बाप हार मान लेगा? बुरा वक्त था, निकल गया, भगवान की कृपा है। पापा, आप तो एक ही दिन में इतने ठीक कैसे हो गए? आईसीयू से तो रूम में भी शिफ्ट कर दिया गया है। मनाल ने आश्चर्य से पूछा। बेटा, एक दिन में नहीं, मुझे होश तो तुम्हारी शादी के अगले ही दिन आने लगा था, मगर डॉक्टरों और तुम्हारी माँ ने किसी को बताने से मना कर दिया। जान को खतरा था, सिक्योरिटी की वजह से सब छुपाया गया। अभी वो और कुछ कहते तभी आदित्य बीच में बोल पड़ा। अरे मॉम, एक कप चाय तो पिला दीजिए, चाय पीने का बहुत मन कर रहा है। साथ ही वो आंखों के इशारे से महेश जी को कुछ इशारा करता है। महेश जी बात बदल देते हैं, मगर मनाल ने वो इशारा देख लिया था। उसे अब आदित्य पर शक होने लगा। पापा, आप कोमा में थे और मैंने शादी कर ली। एक अच्छी बेटी ऐसे कैसे शादी कर सकती है? आपको बुरा तो लगा होगा ना? उसकी आवाज टूट रही थी। अरे मेरी बच्ची, मुझे कोई बुरा नहीं लगा, बल्कि होश में आकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने तो भगवान का शुक्र मनाया कि मुझे इतना अच्छा दामाद और परिवार मिला। अगर मैं खुद भी खोजता तो आदित्य जैसा दामाद नहीं मिल पाता। मैं बहुत खुश हूँ तेरे लिए बेटा। अब अगला महीना आ रहा है, तेरा भाई आ जाएगा, वो फैक्ट्री संभालेगा, तू अपनी गृहस्थी संभाल। मुझे पता है तुझे बिजनेस का शौक नहीं, अब तो दिल में एक और ख्वाहिश जाग गई है, तेरे बच्चों से खेलने की। मुझे और तेरी माँ को नाना नानी कहने वाला चाहिए। ये सुनकर आदित्य के चेहरे पर शरारत तैर गई। उसने चुपके से मनाल की तरफ देखा और आंख मारी। मनाल का तो खून खौल गया। उसका मन हुआ कि आदित्य का सिर फोड़ दे। ये क्या चल रहा है? पहले ये बच्चों की बात करता है, अब पापा भी शुरू हो गए हैं। लगता है सारा घर प्लान बनाकर बैठा है मुझे माँ बनाने का। मैं तो सोच रही थी कि पापा ठीक हो जाएं तो इस आदित्य से तलाक ले लूं। अब सब उल्टा चल रहा है। दीपा जी ने बात संभालते हुए कहा, बेटा, अब बहुत रात हो गई है, तुम दोनों अब घर जाओ, कल आ जाना। पापा को भी रेस्ट चाहिए और तुम लोगों को भी। माम, मैं यहीं रुक जाती हूँ ना, मेरा मन कर रहा है पापा के पास रुकने का। मनाल ने नरमी से कहा, नहीं बेटा, अभी यहाँ सिर्फ एक अटेंडेंट ही रुक सकता है, तू सुबह जल्दी आ जाना। दीपा जी ने स्पष्टता से मना कर दिया। मनाल का बिल्कुल भी मन नहीं था, मगर उसे ना चाहते हुए भी जाना पड़ा। अब उसके मन में एक और सवाल था। आदित्य ने पापा को इशारे में कुछ कहने से क्यों रोका था? क्या छुपा रहा है वो मुझसे? कहीं जैसे उसने मुझसे डील की वैसे ही पापा से भी तो कुछ नहीं किया। उसने पापा को कोई मजबूरी में तो नहीं डाला। उसके मन में शक गहराने लगा था। अब वो आदित्य से ये जवाब जरूर लेगी, साफ साफ और सीधे शब्दों में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। नहीं बेटा, तुम यहाँ नहीं रुक सकती। तुम्हारे पापा के पास सिर्फ कोई एक ही रुक सकता है। तुम सुबह आ जाना। अब तुम लोग जहाँ से आए हो वहीं लौट जाओ। दीपा जी ने जबरदस्ती दोनों को भेज दिया। मनाल का बिल्कुल भी मन नहीं था। उसे ना चाहते हुए भी लौटना पड़ा। उसके मन में ढेरों सवाल उठ रहे थे, खास तौर पर आदित्य को लेकर। उसने पापा को क्यों रोका? क्या बात थी जो इशारे में कही? क्या कोई चाल चल रहा है आदित्य? क्या उसने पापा से भी कोई डील की है जैसे उसने मुझसे की थी? उसका शक अब और गहरा होने लगा था। गाड़ी में मनाल और आदित्य। मनाल आदित्य के साथ अस्पताल से घर लौट रही थी। रास्ते भर उसके दिमाग में सवालों का तूफान था। वो जानती थी आदित्य से सीधे कुछ पूछना बेकार होगा। वो बात को घुमा देगा जैसे हमेशा करता है। अब की बार मुझे कोई ऐसा तरीका अपनाना होगा कि वो जवाब देने से बच ही ना सके, उसने सोच लिया। गाड़ी रोको आदित्य, मनाल ने अचानक कहा।
क्या हुआ, सब ठीक है? आदित्य ने गाड़ी रोकते हुए पूछा। जैसे ही गाड़ी रुकी, मनाल दरवाजा खोलकर उतर गई। आदित्य भी तुरंत पीछे उतरा। बीच रास्ते क्यों उतर रही हो माना, क्या हुआ? मैं तो जबरदस्ती नहीं लाया तुम्हें, मम्मी ने भेजा था। मुझे भी जानना है कि आपने पापा को इशारे में क्या कहा था। मैंने आपको उनका हाथ पकड़ते देखा था, मुझे सब दिखा है। बहुत चालाक मत बनो आदित्य। मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हें गलत फहमी हुई है। चलो गाड़ी में बैठो, बच्चों की तरह मत बिहेव करो माना। नहीं, मैं यहीं रहूंगी, आप पहले सच बताइए। आदित्य ने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन माना टस से मस नहीं हुई। उसने सड़क किनारे बैठने तक की ठान ली। अच्छा ठीक है, रहो यहाँ, आधी रात है, डर लगने लगेगा तो खुद चली आओगी, चोर डाकू उठा कर ले जाएंगे। आदित्य ने गाड़ी में बैठते हुए कहा, पर उसका मजाक मनाल पर असर नहीं कर पाया। वो चुपचाप सड़क किनारे बैठी रही। आदित्य ने गुस्से और चिंता के बीच हार मान ली। वो फिर से नीचे उतरा। ठीक है, पूछ लो जो पूछना है, लेकिन यहाँ नहीं, घर चलकर। ये जगह सुरक्षित नहीं है, और अगर घर जाकर आप मुकर गए तो? नहीं मुकरूंगा, पूछ लेना जो पूछना है। वैसे भी तुम्हारी जिद का मुझे अब तक अंदाजा नहीं था। पहले कसम खाइए उस इंसान की जिसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। आदित्य ने मनाल के सिर पर हाथ रख दिया। मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ माना, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। एक पल को मनाल चौंक गई। मैंने तो कहा था जिसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उसकी कसम खाइए, आपने मेरी कसम क्यों खाई? तो क्या पता, शायद मेरी जिंदगी में सबसे प्यारी चीज तुम ही हो। न माँ है न बच्चे, जिसे भी देखता हूँ तुम्हारी कसम खा सकता हूँ। ठीक है, लेकिन सुन लीजिए, अगर घर जाकर आपने एक भी बात छुपाई तो सब खत्म कर दूंगी, सारी डील सब कुछ, मनाल ने कहा और गुस्से में जाकर गाड़ी में बैठ गई। आदित्य मन में मुस्कुराया। कितनी जिद्दी है, जैसे बच्ची बन गई हो आज। रास्ते भर दोनों में एक भी बात नहीं हुई। माना आदित्य से नजर तक नहीं मिला रही थी। उसके मन में कई कहानियां घूम रही थीं। कहीं फैक्ट्री चाहिए तो नहीं इसको, पापा को ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा, अचानक पापा चुप क्यों हो गए? घर पहुंचने पर आदित्य ने गाड़ी रोकी। माना, आ गया घर, अब तो नीचे उतरो या यहीं गाड़ी में रात बिताओगी। माना चुपचाप उतरकर सीधे अपने कमरे में चली गई और आदित्य से सीधा सवाल किया। अब बताइए, क्या खेल चल रहा है? मेरे पापा से आप क्या चाहते हैं? कौन सी चालें चल रहे हैं उनके साथ? मुझे झूठ मत बोलिए। मुझसे जो करना है कीजिए, लेकिन मेरे परिवार से दूर रहिए। आदित्य को अब समझ आ गया था कि बात को और छुपाना सही नहीं होगा। मनाल अब उसे शक की नज़र से देखती है और उसके लिए आदित्य की कोई बात मायने नहीं रखेगी जब तक वो सबूत के साथ बात न करे। अब समय आ गया था कि वो सच्चाई बता दे। वो सच्चाई जो बहुत खतरनाक थी, जिसका संबंध फैक्ट्री से था, एक्सीडेंट से था और एक ऐसी साजिश से जो मनाल के परिवार को तहस नहस कर सकती थी। आदित्य अब चाहता था कि माना को ये सब जानना चाहिए, लेकिन वो कैसे रिएक्ट करेगी इसका डर भी था। पर अब कोई और रास्ता नहीं बचा था। अगर आपको ये सीन पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, रेटिंग और रिव्यू जरूर दें।